चाइनीज प्रोडक्ट में जो मेड इन चाइना का स्टिकर है वो दरअसल चाइना का है ही नहीं, बल्कि वो कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है। शायद इसीलिए वो चाइनीज प्रोडक्ट अगर खराब भी हो जाए तो तब भी वो स्टिकर सही सलामत रहता है। दूसरी तरफ ये जो पबजी मोबाइल जिसका इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज है, इसी गेम को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक चाइनीज गेम है। तो ये गेम किस कंट्री का है और इससे किस देश को फायदा हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये गेम जिस कंट्री का कहा जा रहा है यानी कि चाइना का, ये गेम उसी देश में बैंड है। पबजी के अलावा एक और भी गेम है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं फ्री फायर की बात कर रहा हूँ। उस गेम का भी खुलासा होगा आज के इस वीडियो के अंत तक। तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर आज के समय क्या चल रहा है ये तो पूरे देश के लोगों को पता है। जिस लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी देश की भलाई के लिए कुछ करें। तो इसीलिए बॉयकॉट चाइना करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि चाइना आखिर इंडिया से नहीं बल्कि पूरे दुनिया से क्या चाहता है। दूसरा, इंडिया में कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जो चाइनीज है। इसमें आपके सामने बहुत से ऐसे नाम आएंगे जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। तीसरा, बॉयकॉट चाइना को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चाइना का दूसरे देशों के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है वो है डंपिंग। यहाँ डंपिंग का मतलब अपने देश के किसी प्रोडक्ट को बाहर के देशों में इतनी कम कॉस्ट में सेल करो कि वहाँ का लोकल प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाए, जिससे कि उस देश के लोकल बिजनेस को नुकसान होगा और इधर चाइना और भी अमीर होता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम कॉस्ट में चाइना ऐसे प्रोडक्ट बना कैसे लेता है। तो दोस्तों, ऐसा कर पाने के पीछे चाइना के गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। चाइना की सरकार अपने देश की कंपनी को खुद से पैसा देती है अगर वो अपने देश के चीजों को बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। चाइना का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है डेट ट्रैप, मतलब दूसरे देशों को कर्ज देकर फंसाना। पहले चाइना दूसरे गरीब देशों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और जब ये गरीब देश लोन वापस नहीं कर पाता तो चाइना उनकी जमीन को खरीद लेता है। इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके चाइना ने अफ्रीका की कई कंट्रीज जैसे जाम्बिया, केनिया और नाइजीरिया को फंसा चुका है और इसमें अब एशियन कंट्रीज भी शामिल हो रहा है, जैसे कि मालदीव का एक आइलैंड ऑलरेडी चाइना के पास जा चुका है। यहाँ तक हमारे भारत के पड़ोसी श्रीलंका को भी इसने नहीं छोड़ा। श्रीलंका में हेम्बनथोटा हार्बर को चाइना ने लीज पर ले लिया है 99 ईयर्स के लिए और इस जगह को चाइना जब चाहे जैसे चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, अब चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। चाइना का तीसरा सबसे बड़ा हथियार है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अंतर लाना। कहने का मतलब चाइना बहुत ही अग्रेसिवली अपने देश की चीजों को बाहर की कंट्रीज में भेजता है, लेकिन दूसरे देशों से बहुत ही कम चीजें चाइना में घुसने देता है। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो अंतर है वो समय के साथ घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी 2019-20 के आंकड़ों को भी अगर हम देखें तो ये अंतर अब भी बहुत ज्यादा है। तो इसी चाइना ने Amazon, YouTube, Facebook और Google जैसे कंपनीज को अंदर घुसने ही नहीं दिया और इसके बदले में इन सब का ऑल्टरनेटिव कॉपीकैट बना लिया। जैसे YouTube की कॉपी है Youku, Google की कॉपी है Baidu, Facebook की कॉपी है Weibo और Amazon की कॉपी है Alibaba। चाइना का फंडा एकदम सिंपल है, अगर तुम किसी भी चीज की ऑल्टरनेटिव अपने देश में नहीं बना सकते तो सिंपल उसका कॉपीकैट बना डालो और दूसरा देश चाह के भी चाइना का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना की सरकार ही इन कॉपीकैट्स को बचाने के लिए अलग अलग तरह के नियम बना कर रखे हैं, जिससे कि इन कॉपीकैट्स पर दूसरा देश कोई केस न कर पाए। चाइनीज सरकार ने तो एक ऐसा भी नियम बनाया है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को चाइना में अपना बिजनेस चलाना है तो उसे अपने कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाइनीज सरकार को देना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप अपना ये अधिकार किसी और को देते हो तो वो बंदा आपके ही प्रोडक्ट का लीगली कॉपी कर सकता है और आप उसके अगेंस्ट केस या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो चाइना में अगर आपको आपके यूनिक प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना है तो आपको ये आईपी राइट उनको देना होगा, ताकि चाइना बाद में आपके ही प्रोडक्ट का कॉपी करके आपके ही अगेंस्ट एक कंपटीटर बनकर खड़ा हो जाए। यही सेम चीज दुनिया की सबसे मशहूर गेम पबजी के साथ भी हुआ था। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो सच्चाई का पता लगाते हैं। तो पबजी मोबाइल के आने से पहले पबजी पीसी वर्जन लॉन्च हुआ था और इस पबजी पीसी को बनाने वाले कंपनी का नाम है ब्लू होल कंपनी, जिसका नाम आप पबजी मोबाइल गेम लॉन्च होने के बाद देख सकते हो। तो ये जो ब्लू होल कंपनी है ये चाइना का नहीं बल्कि साउथ कोरिया का है। अब ये तो है पीसी वर्जन वाला पबजी, लेकिन इससे पहले आप ये समझ ले कि पबजी मोबाइल भी साउथ कोरिया का है। उससे पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप पबजी मोबाइल गेम को स्टार्ट करते हो तो गेम के स्टार्टिंग में ही लिखा होता है टेंसेंट गेम्स और ये टेंसेंट गेम कंपनी चाइना का है। तो अब एक ही गेम में दो कंपनीज का नाम है, एक चाइना का और दूसरा साउथ कोरिया का। तो ये गेम आखिर किस कंट्री का है अभी क्लियर हो जाएगा।
तो जब पबजी कॉर्पोरेशन को अपना बिजनेस चाइना में एक्सपेंड करने के लिए एंटर करना था, तो तब चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने गेम का राइट चाइना को देना पड़ेगा। तो बस मौका मिलते ही चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पबजी पीसी का मोबाइल वर्जन बना दिया, जिसमें साउथ कोरिया के ब्लू होल कंपनी का भी हिस्सा था। लेकिन जब कुछ देर बाद पबजी मोबाइल ने अपने गेम को चाइना में मोनेटाइज करने की सोची, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे मोनेटाइज करने की परमिशन दिया ही नहीं। और तो और कुछ दिन बाद इस गेम को चाइना में पूरी तरह से बैन कर दिया। और फिर पबजी मोबाइल, जो ऑलरेडी उसके पीसी वर्जन का क्लोन था, तो उस क्लोन वर्जन का भी इन्होंने क्लोन बना डाला और उस गेम को नाम दिया गेम फॉर पीस। जब पहले पबजी मोबाइल को चाइना में बैन किया गया, तब सरकार ने ये कहकर एक्सक्यूज दिया था कि इस गेम की वजह से उनके देश के बच्चों की पढ़ाई से लेकर सभी चीजों में नुकसान हो रहा है। तो जब गेम फॉर पीस लॉन्च हुआ, तो तब चाइनीज सरकार ने इस गेम को उनके देशों में मोनेटाइज करने की और चलने की फुल आजादी दे दी। मतलब अपने देश से एक भी पैसा दूसरे देशों में जाने ही नहीं दिया पबजी को बैन करके। और फिर इस पबजी मोबाइल गेम में बहुत अच्छा मुनाफा होगा देखकर टेंसेंट गेम्स में पबजी मोबाइल में अपनी 10% हिस्सेदारी खरीद ली। तो जब भी आप पबजी मोबाइल में कोई भी चीज अपने मेहनत के पैसों से खरीदते हो, तो उसका 10% हिस्सा डायरेक्टली चाइना के पास जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि इसे चाइनीज डेवलपर ने डेवलप करी है, और ये गेम आज के समय दूसरे देशों से पैसे लेने के हिसाब से देखे तो ये 10% चाइनीज है। अब अगर आगे चल के टेंसेंट गेम्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है, तो ये 10% 50% भी हो सकता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कंपनी पूरी तरह से चाइनीज बनती है कि नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पबजी का मोबाइल वर्जन पूरी तरह से साउथ कोरियन नहीं है। तो अब दूसरे सबसे मशहूर गेम फ्री फायर की बात कर लेते हैं। फ्री फायर को बनाने वाले कंपनी का नाम है गरीना, जिसे फॉरेस्टली नाम के एक बंदे ने बनाया था। अब इनका जन्म तो हुआ था चाइना में, लेकिन उसने जो ये गरीना कंपनी डेवलप की, उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और ये फॉरेस्टली भी अभी सिंगापुर में ही रहता है, और उसने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली। अब इसीलिए सभी लोग ये समझते हैं कि फ्री फायर एक चाइनीज गेम नहीं है, और ना ही इससे चाइना का कोई फायदा होता है। लेकिन अगर हम गरीना कंपनी के विकिपीडिया पर जाते हैं, तो वहाँ उनके पेरेंट कंपनी सी लिमिटेड का 25.6% हिस्सा टेंसेंट गेम्स के पास है। तो भले ही गरीना एक सिंगापुर कंपनी हो, लेकिन अगर गरीना की पेरेंट कंपनी का ही 25% हिस्सा चाइना के पास है, तो फिर ये नॉन चाइनीज गेम आखिर कैसे हो सकता है। सच तो ये है कि ना तो पबजी मोबाइल पूरी तरह से नॉन चाइनीज कंपनी है, और ना ही फ्री फायर। अब अगर ये गेम्स आप नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट इनमें पैसा खर्च करना तो अवॉइड कर ही सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे चाइनीज एप्लीकेशंस है जिनको आप बहुत ही इजीली रिप्लेस कर पाओगे, और उन चाइनीज एप्लीकेशन का ऑल्टरनेट वर्जन आपके स्क्रीन के सामने है। जरूरत के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारे लिए ना सही, लेकिन अपने देश के लिए इस वीडियो पर जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर करना, जिससे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इससे हमारे देश को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।